नमस्कार, डीडी राजस्थान के समसामयिक विषयों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। पूरे देश में जो सरकारी कर्मचारी है उनके द्वारा लगातार ये मांग करी जा रही थी कि ओपीएस को फिर से लागू किया जाए या एनपीएस में बदलाव किया जाए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की इसी मांग को देखते हुए पूरे देश में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके क्या कुछ प्रावधान है, कर्मचारियों के लिए कितना कुछ फायदेमंद है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी हैं। आप कुलपति हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की। आप कुलपति होने के साथ साथ एक अच्छी अर्थशास्त्री भी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ विनीत मान जी भी हैं। विनीत मान जी जोनल एजुकेशन डायरेक्टर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन में। आपने 35 सालों तक रेलवे में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष गोदा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार आप कार्य कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर लिया है। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन राशि अंतिम वेतन की लगभग 50% होगी। सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन के साथ ही कई लाभ मिलेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपीएस के लाभार्थियों की संख्या 23 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से कैसे बेहतर है, इसे तुलनात्मक रूप से देखें तो यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम वर्ष के 12 माह के मूल वेतन के औसत का 50% रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में केंद्र सरकार का अंशदान 18.5% होगा, जबकि एनपीएस में केंद्र की भागीदारी महज 14% ही है। यूपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का फायदा मिलेगा, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस के तहत 10 साल की नौकरी पर कम से कम 10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस और एनपीएस दोनों में ही कर्मचारियों का अंशदान 10% रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हर ओर स्वागत किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। तो यूपीएस पर आधारित हमारी इस विशेष रिपोर्ट को आपने देखा। अब चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बेहद ही खास और अनुभवी मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैडम आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी हैं, तो एक अर्थशास्त्री के तौर पे जो यूपीएस है उसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, यूपीएस की बात करने के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। जी। 1 जनवरी 2004 में जब एनपीएस लागू की गई तो ऐसी क्या कंपल्शंस थे, क्या मजबूरी थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके और एनपीएस लागू की गई थी। उसके पहले 1 जनवरी 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो अनफंडेड है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी थी। उसमें सारा जो पेंशन का बोझ था वो सरकार के ऊपर था, सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी। इस कारण से जो सरकार की जो वित्तीय स्थिति थी वो इतनी खराब हो गई थी, एक लगता था कि टाइम बॉम्ब जो है वो टिक कर रहा है, क्योंकि इतना भार लगातार बढ़ता जा रहा है, पेंशनरीज जो है वो बढ़ रहे हैं। तो उस समय ये अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट में ये डिसीजन लिया गया कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी की जगह पर, अनफंडेड होने की जगह पर एक फंडेड और कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम लाई जाए। वो आया नेशनल पेंशन स्कीम। उसके अंदर हर एम्प्लॉयर को 10% कंट्रीब्यूट करना था और साथ ही साथ में एनपीएस के अंदर अभी हमने देखा कि 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उसमें जो उसको जो संधारण किया जा रहा था वो था जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको कर रहे थे। यानी कि सरकार के पास वो फंड नहीं था, उसको फंड को रखा गया था इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में, वो इसको इन्वेस्ट कर रहे थे। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर रहे थे, इक्विटीज में भी कर रहे थे, और उससे जितना मिल रहा था उतना लोगों को मिलेगा। यानी कि जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है उसके अंदर, उसकी जो वैल्यू उसके रिटायरमेंट के टाइम होगी वो उसको मिलेगी। यानी कि अश्योर्ड पेंशन नहीं थी। सबसे बड़ी वजह यही थी कि अश्योर्ड पेंशन नहीं होने के कारण लोगों के बीच में बहुत एक मतलब अनरेस्ट हो गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सरकारी जो नौकरी है उसका सबसे बड़ा चार्म है कि पेंशन मिलती है। लेकिन एनपीएस ने वो चार्म को खत्म कर दिया, क्योंकि अब जब अगर उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट पे डिपेंड करती है, और मार्केट में अगर ज्यादा नहीं हुआ, कभी कभी तो नुकसान भी हो सकता है, वॉलेटाइल होता है मार्केट बहुत, तो बहुत कम पेंशन भी मिल रही थी। इसलिए ये मांग लगातार हो रही थी कि अश्योर्ड पेंशन मिले। तो दोनों की खूबियों को कंबाइन करते हुए ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो कि अश्योर्ड पेंशन की बात करता है, फैमिली पेंशन की बात करता है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात करता है, लाइक ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन एनपीएस से इसमें एनपीएस की तरह इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी बनाया गया, यानी दोनों की खूबियों को मिलाते हुए, इसीलिए ये यूनिफाइड भी है। दोनों को मिला के दोनों की खूबियां इसके अंदर हैं। मतलब अब व्यक्ति को 50%, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, बिल्कुल। जी विनीत जी, आप खुद एक केंद्र सरकार में कर्मचारी भी रहे रेलवे में और यूनियन को भी लीड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है यूपीएस को लेकर क्या कुछ? जब से ये एनपीएस आया जी, तो शुरू में तो इसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, और 2008 में जब इसके लिए एनपीएस ट्रस्ट बना और उसका इन्वेस्टमेंट पैसे का होने लगा, तब ये सब चीज़ें हमारे संज्ञान में आई कि कैसे इसमें कर्मचारी को नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद इसमें जो सुविधाएं ओपीएस में थी, जैसे ग्रेचुइटी की सुविधा थी, सीजी अपॉइंटमेंट जो है डेथ केस में था, वो सब सुविधाएं इसमें नहीं थी। और धीरे धीरे उस टाइम पे कुछ आंदोलन हमारी यूनियंस ने, फेडरेशन ने शुरू किए, और उस आंदोलन में ये नतीजा हुआ कि ग्रेचुइटी के ऑर्डर 2016 में हुए, और इन केस कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो पेंशन है उसको पुरानी पेंशन से देने का प्रावधान हुआ जी। और इसमें जो एनपीएस के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि 60 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो जो आपका कॉर्पस है, टोटल कॉर्पस है, उसका आपको 80% आपको एन्युटी में डालना होगा, और सिर्फ 20% ही आपको मिलता है जी। और 60 साल से ऊपर अगर आप उसको लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद लेते हैं फंड को, तो आपको 40% उसको एन्युटी में इन्वेस्ट करना होता है और 60% आपको विड्रॉल्स में मिलता है। तो सारी सुविधाएं एनपीएस में जितना ओपीएस में थी करीब करीब वो सब हो चुकी थी। एक ही इसमें प्रॉब्लम थी कि इसमें मिनिमम पेंशन एश्योर्ड नहीं थी, और वही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि कर्मचारी को जब रिटायर हो तो उसको कम से कम 50% पेंशन उसको मिले जी। और इसको लेके एक साल पहले 2022 दिसंबर में एक जॉइंट फोरम बना, जिसको हमारे एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने लीड किया। वो कन्वीनर बने और उन्होंने इसको फॉर्म को बनाया और सरकार के सामने हमने संघर्ष शुरू किया। उस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि एक सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे और अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और उनसे हमारा रेगुलर डिस्कशन हुआ जेसीएम के फोरम पे। और डिस्कशन में यही बात हमने सामने आई, हमारा तो ये मुद्दा था कि एनपीएस खत्म हो गया, ओपीएस आना चाहिए जी। लेकिन उसमें सरकार ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि ये हम जो है फाइनेंशियल हमारे लिए वायबल नहीं है और बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपना सॉल्यूशन दिया, और जो भी नेगोशिएशंस होते हैं उसमें सब चीज़ें देखी जाती हैं, सरकार का पक्ष भी देखा जाता है, कर्मचारी का पक्ष भी देखा जाता है, और इन सब जानने के बाद में
ये यूपीएस सिस्टम आया। अब यूपीएस के अंदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस जैसा ही करीब करीब ये है, और इसमें कुछ कंफ्यूजन जो है कर्मचारियों के बीच में कि इसमें पेंशन 50% मिलेगी लेकिन हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो हमारा जो है हमको नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ प्रावधान जो अभी हालांकि क्लियर पिक्चर नहीं आई है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है इसमें कि इसमें जो सरकार ने कंट्रीब्यूशन इसमें 18.5% जो है टोटल किया है जी, उसमें 10% कर्मचारी का है और 10% सरकार का। ये एक फंड जो है एक अलग रखा जाएगा और वो उसको ऑपरेट करने की परमिशन जो है कर्मचारी के पास रहेगी, किस फंड मैनेजर के पास वो जाना चाहता है। और बाकी का जो 8.5% है वो उसका एक अलग जो है फंड कॉर्पस रहेगा, उसको सरकार मेंटेन करेगी, पीएफआरडीए के थ्रू जो है उसको सरकार मेंटेन करेगी। और 10+10 जो 20% है उसमें रिटर्न अगर आपका हायर आता है, 50% से ज्यादा आता है जी, तो आपको 50% से ज्यादा भी पेंशन इसमें मिलेगी। अच्छा, 50% से ज्यादा भी पेंशन जहां तक मिल मेरा सकती है। इसमें जो मुझे जानने में आया है, ये अभी ऑर्डर तो अभी आने वाले हैं, लेकिन मैंने जो सुना है, कई इंटरव्यू सुने हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उसमें ऐसा जानने में आया कि ये पेंशन 50% से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इनकेस अगर 50% से कम होती है तो उसकी भरपाई जो है सरकार उसको करेगी। वो 8.5% जो अलग से उसको मेंटेन कर रहे फंड, उसमें से जो है वो पैसा जो है यूज करके सरकार उसको फंड करेगी। और इसमें डीएनएस रिलीफ, जो महंगाई भत्ता जो डीएनएस अलाउंस मिलता है कर्मचारियों को, रिटायरमेंट वालों को डीएनएस रिलीफ मिलता है। तो डीएनएस रिलीफ जो है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ अटैच रहता है, तो वो भी जो है उसके हिसाब से जो है हर 6 मंथ्स में उसको बढ़ेगा, तो कर्मचारी को उसका लाभ होगा। खैर, इन प्रावधानों पे आगे और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप इस यूपीएस को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकारी कर्मचारी के लिए जो सबसे बड़ी जो डिमांड है और जो उसकी जो इच्छा है वो तो ओपीएस की है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट डेफिनेट बेनिफिट था जो कि पिछली सरकार जो 2004 से पहले मिल रहा था। 2004 में जब इसको लागू किया गया, जैसा अल्पना मैडम ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन था, और फाइनेंशियल बर्डन उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि भी ये थी कि 2007 में 5th पे कमीशन आने वाला था जी। और हमने एक चीज़ देखी थी कि ठीक है, ओपीएस जब लागू किया गया था उस समय निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज इतने नहीं थे, हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी में थे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीज़ें नहीं थी, स्टॉक मार्केट बहुत फ्लरिश नहीं करता था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो सेविंग्स होती है एक सरकारी कर्मचारी की वो बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देती थी। सीमित संसाधनों वो उस वजह से एक अच्छी पेंशन की जरूरत भी थी, एक एश्योर्ड पेंशन की जरूरत भी थी। लेकिन जब 5th पे कमीशन आया और उसके बाद जब हम 6th और 7th पे कमीशन पे गए हैं, आज सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरीज हैं वो काफ़ी हैंडसम अमाउंट है, और उसके साथ ही जो हम एक ओपन इकोनॉमी में आए हैं, अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, सेविंग्स हम बहुत अच्छी करते हैं, मार्केट हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड्स हमें बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उस समय जब 2004 में जब इस बारे में सोचा गया था तो शायद इसके पीछे सोच यही थी कि जब मार्केट बढ़ेगा आगे तो फिर शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एश्योर्ड इनकम की या एश्योर्ड पेंशन की। अब एक अच्छी सैलरी इनको दे रहे हैं, प्लस एक अच्छा मार्केट इकोसिस्टम आप उनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छे ढंग से सेविंग्स भी कर सकते हैं, प्लस मार्केट रिटर्न्स भी ले सकते हैं। तो शायद उस वजह से उसको 2004 में जब एनपीएस लागू किया गया तो उसको एश्योर्ड पेंशन के साथ नहीं जोड़ करके मार्केट के साथ जोड़ा गया। लेकिन चूंकि एक मेंटालिटी है, सरकारी कर्मचारी जिस तरह से काम करते हैं और जो एक पूरा एक सिस्टम हमारा बना हुआ है आज तक का, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में जिस तरह से हम रहते हैं, उसमें एक एश्योर्ड पेंशन की जरूरत हम मान के चलते हैं कि एक कर्मचारी को चाहिए। तो ये जो मॉडल लेके आया गया है, मुझे लगता है कि एक बेटर मॉडल है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है जी, कंट्रीब्यूशन प्लस बेनिफिट, जो बेनिफिट मिल रहा था पहले, दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। और कॉम्बिनेशन है इस वजह से मुझे लगता है कि एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एनपीएस के मुकाबले तो निश्चित रूप से है ही, ओपीएस के मुकाबले भी जैसा है, जैसा अभी विनीत जी भी बता रहे थे कि यदि वो होता है जो सिस्टम कि ठीक है 10% एक बना करके रखा जाए और उसके बाद उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए और फिर जो है 8.5% उसकी भरपाई सरकार कर दे, तो एक बेटर ऑप्शन है मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को उसकी तरफ जाना चाहिए। जिस भी तरह का विरोध या जो भी बातें हम सुनते हैं उसके बजाय मुझे लगता है कि एक ज्यादा बेटर ऑप्शन। कुल मिलाकर ओपीएस और एनपीएस के बीच का एक तरीके से रास्ता यूपीएस। हाँ मैडम, आप क्या करोगे? मैं मनीष जी की बात को यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगी। 2 वजह और भी हैं जिनकी वजह से अश्योर्ड पेंशन
लोग प्रेफर करते हैं, होना चाहिए, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। इनफैक्ट ये तो पॉलिटिकल हॉट पोटैटो तक बन गया है। देखिए क्या है कि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज जो ट्रेडिशनल केयरिंग सिस्टम था, जो सोशल सिक्योरिटी थी कि घर में जॉइंट फैमिलीज हैं, केयर होती है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गई। और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी केयर खुद करनी थी। साथ ही साथ में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत बढ़ गई है। पहले जो एवरेज जो डेथ का हम ये मानते थे कि अराउंड 62, 63 होगा, वो अब 70s तक पहुंच गया। तो आप लंबा जीते हैं और अब आपको अपनी केयर भी खुद करनी है और स्वाभिमान पूर्वक जीना है। डिग्निटी, एक ये डिग्निटी का इशू है। जब वो इंडिविजुअल्स एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए अश्योर्ड पेंशन वो प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, एक सुरक्षा की गारंटी मिलती है तरीके से। वो बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए लमसम तो मिलता है लेकिन वो कई बार क्या होता है कि मतलब इमोशनल होके कभी बच्चों के हाथ चला जाता है, कभी आप उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो जो मंथली एक अश्योर्ड आपको मिले, क्योंकि ये भी हुआ है ओवर टाइम एक और भी चीज हो गई है कि हमारी जब सैलरी अच्छी है तो हमारी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई है। हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के आदी हो चुके हैं वो अचानक से रिटायरमेंट के बाद में हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो हमें अगर उसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है तो हमें कम से कम उसका 50% मिलना चाहिए। ये उसकी जी, ताकि सारे काम यथावत तरीके से चल सके। विनीत जी, आप खुद एक सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं, यूनियन को भी लीड कर रहे हैं, तो आपकी जो यूनियन के कर्मचारी है उनका क्या कुछ सोचना है एनपीएस और यूपीएस को लेकर? देखिए, जैसे अभी कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है तो एकदम से सभी को इसके बारे में बैकग्राउंड पूरा पता नहीं होता है, क्या इसके रिजल्ट्स होंगे। तो उनको हम यूनियन के तौर पे हम इनको समझाने का काम करते हैं कि इसमें ये, और जगह जगह हम इसके लिए अभी सेमिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स भी हमने शुरू कर दिए हैं और कर्मचारियों को इकट्ठा करके हमने उनको बताने का काम शुरू कर दिया है। तो जैसे इसके रूल्स फ्रेम होकर हमारे सामने आ जाएंगे तो उसको और डिटेल में हम बताने का, जैसे अभी ये 50% से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, ये मेरे ख्याल से अभी कर्मचारियों को नहीं मालूम। बिल्कुल, लेकिन हम कह रहे हैं ये पक्का जो है मिलने वाला है क्योंकि इसमें ये एन्युटी बेस्ड है, इसमें कोई सरकार पेंशन नहीं देने वाली है। ये एन्युटी, अगर एन्युटी आपकी ज्यादा बन रही है तो ज्यादा आपको मिलेगी और कम बन रही है तो उसको सरकार भरपाई करेगी। इसमें यही इसमें क्लियर है। और एक लमसम अमाउंट भी इसमें देने की बात हुई है। इसके अलावा जो 60% पैसा आपका इसमें 10% का जो मैंने आपको कॉर्पस बताया उसका 60% तक पैसा कर्मचारी निकाल भी सकता है लेकिन उसकी पेंशन प्रो रेटा बेस पे उतनी कम भी हो जाएगी इसमें, जिसमें ये भी प्रावधान है। तो ये सब प्रावधान धीरे धीरे जब कर्मचारियों को समझ में आएंगे तो ये सब चीजों के लिए वो प्रावधान समझने होंगे। मैडम 2024 चल रहा है, 2020 साल पीछे चलते हैं, 2004 की वापस से बात करें तो 2004 में जो राजकोषीय जो हमारा था, राजकोष जो था भारत का, उनका 2004 और 2024 के बीच में कितना कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, अगर हम 2004 की बात करें तो हमारे ऊपर जो पेंशन का जो बर्डन था वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अब 80,000 करोड़ तक आ चुका है। अब हम ये टोटल जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बहुत ही पेंशन का रहता था, पेंशन का। और उस समय ये अनुमान लगाया गया था क्योंकि वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी था। तो आज जो लोग काम कर रहे हैं, जो जनरेशन आज काम कर रही हैं, उनको आज के काम के बदले में जो पेंशन दी जाएगी उसका बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे होगा, जो कि ठीक नहीं था। उसको सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको एक सेविंग स्कीम की तरह इसको बदल दिया जाए। हमें जो पेंशन लेनी है उसके लिए हम जिस तरीके से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, सिप जो होता है, उसी तरीके से हम आज कंट्रीब्यूट करते चले जाएं, उसको इन्वेस्ट करते चले जाएं और उसी से आपको पेंशन दे दी जाए। तो बेसिकली ये सिर्फ एक वित्तीय प्रबंधन के कारण किया गया ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ये बेयर ना करना पड़े। मनीष जी, फैमिली पेंशन को लेकर एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, यूपीएस में फैमिली पेंशन को लेकर भी प्लान है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ओपीएस के बहुत सारे प्रावधान यूपीएस में देखने को मिल रहे हैं। ओपीएस का एक जो बहुत बड़ी चीज़ थी वो फैमिली पेंशन भी थी, कि अश्योर्ड फैमिली पेंशन भी है जो स्पाउस को मिलती है इन केस ऑफ कोई मतलब जो कर्मचारी उसकी डेथ हो जाती है या कि इस तरह का कुछ होता है, तो वो चीज़ इसमें भी अश्योर की गई है। मुझे लगता है कि फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अल्टीमेटली जब मान लीजिए कि कर्मचारी की डेथ हो जाती है या कोई भी और दूसरी प्रॉब्लम होती है तो जो फैमिली को जो पेंशन मिलती है वो एक बहुत बड़ा सहारा है। फैमिली पूरी कर्मचारी के ऊपर ही आश्रित रहती है। वो इस वजह से भी कि वो एक जो उसकी स्पाउस को जो भी मिल रहा है, वो डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम, और वो जो डिग्निफाइड लाइफ की बात है या कि मान लीजिए जिस तरह से आप रहते आए हैं उस तरह से रहते सके, वो जो एक प्रॉब्लम थी वो एनपीएस में
एड्रेस नहीं की गई थी, और वो एक बड़ा लैकुना था। मुझे लगता है कि शायद वो एश्योर्ड पेंशन नहीं होने से भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी एनपीएस के साथ, कि वो उसमें फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं था। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है यूपीएस का, कि इसमें फैमिली पेंशन को वापस आप रीइंट्रोड्यूस करके लेके आए और 60% तक लेकर के आए। वो 50% से ज्यादा एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं था और यूपीएस में शायद 50% 60% है फैमिली पेंशन, 60% ओपीएस में 50% के 60% ऑफ द पेंशन है, 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द यूपीएस में, जी यूपीएस में। तो मुझे लगता है वो जितना भी मिल रहा है वो एक बहुत चीज ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक आपको एक सिक्योरिटी दे रहा है, और वो बाद में जो डिपेंडेंट्स हैं आपके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो भी है, मान लीजिए महिला या पुरुष जो भी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी कमी थी एनपीएस की, जो यूपीएस में वो परिवार को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलती है इससे। ओपीएस जितना तो नहीं है, बट ठीक है, एनपीएस में नहीं था, यूपीएस में आ रहा है, तो यही बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वीरेंद्र जी, कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी की 25 साल की सेवा पूरी नहीं हो पाती है, तो एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि भाई आपने अगर 10 साल तक सेवा करी तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन यूपीएस में वो 10 साल तक सेवा करने के बाद में मिनिमम 10,000 पेंशन की गारंटी दी गई है। इसमें ऐसा है, एनपीएस का जैसे मैंने आपको बताया जी, अगर आप एनपीएस में 60 ईयर से पहले उसको छोड़ते हैं तो आपका जितना पैसा उसमें इकट्ठा हुआ है उसका 20% आपको मिलेगा और 80% आपका एन्युटी में जाता था, पेंशन के लिए जाना था। अब इसमें 60 से ऊपर जाने पे ही आपको 60-40 के रेशो में वो पैसा मिलना था, 40% में एन्युटी मिलनी थी। जी। अब यूपीएस में इन्होंने जो है 2 प्रावधान इसमें किए। एक तो 10 साल से ऊपर अगर कोई रिटायर होता है तो 10 साल की सर्विस पे उसको मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन देने की बात हुई है जी। और 25 साल से ऊपर उसको फुल पेंशन देने की बात हुई है जी। कि 25 साल से ऊपर उसका जॉब होगा, नौकरी होगी तो उसको फुल पेंशन, उसमें 50% के हिसाब से एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। और 10 और 25 के बीच में वो प्रोरेटा बेसिस पे पेंशन उसकी डिसाइड होगी, जितनी सर्विस होगी उसके हिसाब से, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से वो प्रोरेटा बेस पे उसकी एश्योर्ड पेंशन फिक्स होगी। तो ये प्रावधान इसमें यूपीएस में किया गया है जी। जो कि एक बहुत अच्छा प्रावधान है। और ये जरूर है कि ओपीएस के अंदर ये 20 साल है फुल पेंशन देने का, इसमें इन्होंने 25 साल किया है। अब कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, धीरे धीरे उसमें सुधार भी होते हैं। जो भी इसमें कई कमियां होंगी तो उसको हम आगे उठाएंगे, उसको आगे 20 साल लाने का कई बात ये सुनने को मिल रही है कि साहब उसमें 20 साल है, इसमें 25 साल की है, तो उसको 25 से 20 भी लाने का काम कभी होगा जी, ऐसी उम्मीद है। मैडम, कई राज्यों में ओपीएस को लागू किया गया, उन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन इसकी वजह से जो उनका करीबन 40% से ज्यादा जो जीडीपी है राज्य की, वो पेंशन पे ही खर्च हो रही है। इस वजह से राज्यों के जो विकास कार्य वो कहीं ना कहीं रुक गए। जी हाँ, कई सारे स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान में भी पिछली सरकार में इसकी घोषणा की गई थी। और इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 सितंबर 23 में ये एक बाकायदा रिसर्च पेपर के आधार पर उन्होंने ये राज्य सरकारों को आगाह किया था कि आप अगर एनपीएस से ओपीएस पर शिफ्ट होंगे तो कम से कम 4.5 गुना आपका पेंशन का बर्डन बढ़ेगा। अगर ये बर्डन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप डेवलपमेंट पर उतना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बताया था कि आप इन पर इस तरीके से शिफ्ट ना हो जी, ये उन्होंने बताया था, क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम है कि वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड आएगा कहां से। तो इसके अंदर यूपीएस में इसी चीज को एड्रेस किया गया है, आप ही के कंट्रीब्यूशन से देंगे लेकिन वो अश्योर्ड होगा, तो सरकार के ऊपर वैसा लोड नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा उस पे। लेकिन वो जो डायरेक्ट ओपीएस पे शिफ्ट अगर आप होते हैं तो क्योंकि वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, इसलिए वो सरकार को उसका बर्डन वेयर करना पड़ेगा। जी जी। मनीष जी, जो एनपीएस की बात हो रही है, यूपीएस की बात हो रही है, जो रुपए है वो इक्विटी या शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं, ये कितना रिस्की रहता है? देखिए, मार्केट वॉलेटाइल रहता है, इसमें कोई शक नहीं। मार्केट का कोई, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही अगर बात करी जाए तो देखिए, अभी जैसे हमने अभी देखा कि एक बहुत बड़ा एकदम से जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे, एकदम से मार्केट गिरा जी। अब ये इस तरह की स्थिति कभी भी बन सकती है, मार्केट को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम प्रिडिक्शन पे चलते हैं, मार्केट के अपने अपने रूल्स होते हैं, लेकिन मार्केट को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इतना बड़ा पैसा, और देखिए इसमें कोई शक नहीं होती कि पीएफआरडी एक संस्था बनाई गई, वहाँ भी लोग ही काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे फंड्स को देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स में भी हम बात करते हैं, तब बहुत सारे फंड्स हम देखते हैं कि गलत इन्वेस्टमेंट हो गया और वो अल्टीमेटली जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको नुकसान हो गया। अब पीएफआरडी जैसी एक संस्था बनाई गई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। आज जो 2004 में जो कर्मचारी लगा है उसकी यदि हम 25 साल की सर्विस भी माने
तो 2030 के बाद उसको उसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा, मतलब उसको रिटायरमेंट के वो मिलने शुरू होंगे। अब इतने लंबे समय के लिए कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिक्योर होगा मार्केट में जाने के बाद, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो मुझे लगता है जो दिक्कत थी एनपीएस के साथ, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को एड्रेस ही नहीं किया गया। आपको कंप्लीटली ये उस दिन की जो एनएवी है, मतलब मान लीजिए मैं जिस दिन रिटायर हो रहा हूँ उस दिन मेरे शेयर्स की या मेरे कॉर्पस की जो एनएवी है वो मान लीजिए किसी कारण की वजह से, किसी भी वजह से नीचे आ गई। वो अमेरिका में चाहे यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ही हो गया, तो मुझे सफर करना पड़ रहा। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी एनपीएस के साथ, और पूरी तरह से आप इसको मार्केट लिंक्ड यदि करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है रिस्क था। उसको कभी भी नहीं करना चाहिए था। वो गवर्नमेंट ने किया था, बट ठीक है, वो जिस तरह से भी हुई चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि उसकी एक पृष्ठभूमि एक अलग तरह की पृष्ठभूमि थी, तो वो एक चीज़ों के किया गया। लेकिन अब यदि आप उसको थोड़ा सा, क्योंकि बैलेंस तो बना के रखना पड़ेगा आपको, कि एक एश्योर तो करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं कि आपको इतना तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक किसी आदमी की सर्विस लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी तो उसके साथ एक रखनी पड़ती है कि आपको इतना तो मिल ही जाएगा। तो वो जब इसमें किया गया है तो एक ठीक चीज मैं मानता हूं कि मार्केट पे कंप्लीटली आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अलग अलग फोर्सेस से ड्रिवन होता है, बहुत अलग अलग चीजों से ड्रिवन होता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी सीधे सीधे तौर पर प्रभावित कर देता है आपके मार्केट को। तो आप कैसे उन चीजों पर रिलाय कर सकते हैं? बिल्कुल विनीत जी, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि मार्केट पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए गारंटेड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। जब एनपीएस आया तब शुरू में एनपीएस सभी कर्मचारियों पे लागू था, इवन डिफेंस पे भी लागू था, आर्म फोर्सेस पे था, और मार्केट के बारे में भी लोगों को इतना पता भी नहीं था। और आर्म फोर्सेस को भी इसमें पहले शामिल किया गया था एनपीएस में। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि आर्म फोर्सेस में पेंशन सबसे बड़ा जो है चार्म होता है, कोई भी डिफेंस ज्वाइन करता है तो पेंशन सबसे बड़ा चार्म होता है। तो डिफेंस के अंदर भी एक तरह से ये गिरावट जैसी आने की शुरुआत हो गई थी। तो जो भी आर्मी चीफ वगैरह थे उस टाइम पे उन्होंने सबने मिलकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को निवेदन किया कि हमारे आर्म फोर्सेज में एनपीएस नहीं चलेगा, ओपीएस ही चलेगा। तो वहाँ पे ओपीएस लाने का काम हुआ। इसी को बेस लेकर रेलवे के अंदर भी हमने फेडरेशन ने जब हमारे जोड़ लगाया यूनियंस ने, तो 3 बार रेल मंत्री ने जो है वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी कि रेलवे के अंदर ओपीएस होना चाहिए, रेलवे के अंदर ये ओपीएस आना जरूरी है, पेंशन देना जरूरी रेल कर्मचारी को। तो वो जो है हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन मूवमेंट होने से आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो मिली है एक लाभ का काम है, मेरा ऐसा सोचना है। तो एक अच्छा इससे रिलीफ जो है कर्मचारियों को मिलेगा। अब 100% तो अब जो हम डिमांड करें वही मांग ले, तो आगे कोई डिमांड ना रहे तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट फिर किसी काम का नहीं है। तो मांग तो अपनी बनी रहनी चाहिए। तो मांग तो हमारी ओपीएस की चलती रहेगी जैसे भी है, लेकिन सरकार के सामने जितना हो सकता है इसमें कुछ सुधार करा के और भी अच्छा इसको हम कर दें। सरकार लगातार सुधार करी और ओपीएस से ही मिलता जुलता बिल्कुल जैसा आ जाएगा ये। जी मैडम, 10% तो कर्मचारी देते ही थे, फिर 14% सरकार देती थी, लेकिन यूपीएस में 4.5% एक्स्ट्रा सरकार दे रही। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? करीबन 18.5% है। जी हाँ, एनपीएस के अंदर जो एम्प्लॉय है उसका 10% कंट्रीब्यूट होता था और 14% एम्प्लॉयर का होता था। इसको 18.5% किया गया है। उसका रीजन यही है कि अश्योर करने के लिए, जो अगर नहीं हो पाया, सपोज 50% नहीं हो पाता है, तो सरकार ये जो डिफरेंस है ना, इससे उसको कॉम्पेंसेट करेगी। और इससे जो एडिशनल बर्डन जो एक्सचेकर पे आने वाला है वो 6,250 करोड़ का आने वाला है आगामी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, ये बड़ा होने वाला है। मैं बताऊं यहाँ पे कि काफी लोग जो हैं आजकल धीरे धीरे एनपीएस के बाद में लोगों के में मार्केट को लेके नॉलेज बढ़ा है। बिल्कुल, लोग सिप वगैरह काफी यूज करने लगे हैं और एनपीएस में काफी लोग पैसा लगाने लगे हैं। और उसमें कंपल्शन ये नहीं होगा कि जब उनकी रिटायरमेंट की डेट पर क्या वैल्यू होगी, वो स्टे कर सकते हैं। वो 6 महीने 12 महीने स्टे करेंगे, जब होगा मार्केट ठीक होगा तब वो निकलेंगे, या उसके पहले भी निकल सकते हैं। इसमें तो बहुत सारी ऐसी कंपल्शंस है ना कि जिस दिन आप रिटायर हो गए उसमें इतना % ही निकाल सकते हो, इतना % एन्युटी में आएगा। ये सारी चीजें अब नहीं रही। तो कई लोगों ने इससे कई सारे सबक भी लिए हैं और बहुत फायदा भी उसका लिया है उन लोगों ने। जी विनीत जी, जैसा मैडम का कहना है कि एक जमाना था जब इतना नॉलेज नहीं होता था, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, शेयर मार्केट क्या करेगा, तो एनपीएस में भी लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि वे सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब जैसे समय के साथ में आगे बढ़े हैं, यूपीएस में भी ऐसे प्रावधान किए गए, तो इससे आपको क्या लगता है कि जो जागरूकता आई है शेयर मार्केट को लेके, जैसा मैडम ने बताया एसआईपी को लेके, तो मतलब अब कैसे क्या कुछ रहने वाला है? इसमें मैंने बताया कि पहले जो फंड मैनेजर थे
वो फिक्स थे कि ये इसी फंड मैनेजर के पास पैसा जाएगा पीएफआरडी के हिसाब से। बीच में सरकार ने इसमें छूट दे दी, कर्मचारी अपनी चॉइस से फंड मैनेजर चेंज भी कर सकता है जी। तो चेंज करने की परमिशन उसमें मिल गई, कर्मचारी की चॉइस के ऊपर भी दे दिया कि उसमें 2 तरह की चॉइस उसमें चलती थी, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस जो है अपना एज के हिसाब से चलती थी, कितना पैसा मेरा सिक्योर फंड में जाएगा, कितना पैसा डेट फंड में जाएगा, कितना इक्विटी में जाएगा। एक्टिव चॉइस जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते थे जी। तो ये धीरे धीरे एनपीएस में सुधार कुछ हुए थे। पहले आपको बताऊं एनपीएस के अंदर 10+10 कंट्रीब्यूशन था, सरकार का 10% था। ये 2016 में जब 7th पे कमीशन के सामने ये बात हमने रखी कि हमको ओपीएस चाहिए जी, तो उस टाइम पे एक जो है हमने एक मूवमेंट भी हमारा चला था, एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन के फलस्वरूप एक कमेटी बनी थी जी। उस टाइम जो कमेटी बनी उसने ये सुझाव दिया कि ये कंट्रीब्यूशन है 12% कर दिया जाए जी। कि हमारा ये कहना था कि 50% पेंशन नहीं बनेगी, तो उन्होंने बोला इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें और 12 करके इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन जब ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी के पास गई तो उस टाइम पे कुछ, क्योंकि कर्मचारियों के बीच में रोज तो था ही, तो बोले अगर इसको 10% को बढ़ा के 12% करेंगे तो ये कर्मचारी की नाराजगी और बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से वो परसेंटेज जो था 4% वो सीधा सरकार ने अपने ऊपर लिया जी। कि वो 10% से बढ़ के सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% हुआ और 14 से अब 18.5 हुआ। तो ये जो है धीरे धीरे अब यूनिफाइड में अब इतना फायदा मिलेगा और इसके जब पूरे रूल्स रेगुलेशन बन के आएंगे तो सब चीजें इसमें कैलकुलेशन होंगी जी। अब कुछ कमियां हैं नो डाउट, उनको दूर करने की बात आएगी। जो ओपीएस में सिस्टम है, जैसे मैं आपको बात बताऊं कि ओपीएस के अंदर 80 साल, 85 साल, 90 साल और 95 साल और 100 साल, उसमें हर 5 साल के गैप में 20% पेंशन बढ़ती है जी। इवन 100 साल का अगर वो रिटायर कर्मचारी होता है तो पेंशन उसकी 100% हो जाती है जी। तो वो इसमें अभी कुछ जिक्र इसमें अभी आया नहीं है। अब जब रूल्स आएंगे जब मालूम धीरे धीरे प्रावधान आएंगे। लेकिन विनीत जी अभी आप कह रहे थे कि एनपीएस के अंदर ये चॉइस आ गई कि लोग जो है ना फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं। ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको नॉलेज होगा, जो अपना टाइम देगा, तो वो तो अपना फंड खुद भी मैनेज कर सकता है ना। तो उसको फायदा क्या हुआ? उसको तो इसमें कोई फायदा हो नहीं रहा था। जिसको अपना नॉलेज है वो तो वैसे भी कर सकता है। और यही एक्चुअली लोगों का ये कहना था कि फिर हम इसमें बंद के इसकी जो नुकसान है वो हम क्यों वहन करें। सही बात। वो एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर के पास चला गया, वही सारा कुछ मैनेज कर रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे। अगर मुझे नॉलेज है तो मैं खुद ही करूंगा। हाँ, नॉलेज बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हमारी टीम ने जो राजस्थान में जो कर्मचारी है केंद्र सरकार में जो कार्य कर रहे हैं उनसे बातचीत करी है। आइए उनको देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है यूपीएस को लेकर। ये इसमें जो सबसे खास बात है ये कि 50% जो एवरेज बेसिक पे ड्रॉन का है उसके वो मिलेगा। वो एक अपने आप में ये एनपीएस से, जिनका डिमांड था लोगों के, एनपीएस से बहुत ही एस्योर्ड पेंशन है। और दूसरा इसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान है, फैमिली पेंशन और एस्योर्ड पेंशन ₹10,000 का प्रावधान है। और साथ में ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है इसके अंदर में। तो ये पूर्ण रूप से जो लोगों की डिमांड थी उसके तरीके से है। और पर्टिकुलरली ऑफिसर्स जो एनपीएस में थे उनके अंदर में बहुत है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एनपीएस कुछ लोग इसमें ज़्यादा लोग छोड़ करके इसमें आएंगे यूपीएस में। कर्मचारी के जीवन में बहुत बड़ी राहत होती है क्योंकि जब तक काम करते होते हैं तब तक तो किसी चीज़ की आवश्यकता होती नहीं और उस समय पेंशन सहारा देती है जिस समय आर्थिक आवश्यकताएं रहती है और किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत लंबे समय के लिए, लंबे रन में, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है ये ऐतिहासिक कदम है। हम सारे केंद्रीय कर्मचारी बहुत खुश है इस बात पर। 25 साल करने के बाद में कन्फर्म हो जाएगा मेरी पेंशन फुल है और मिनिमम गवर्नमेंट दे रही है। फैमिली पेंशन भी 10,000 यदि इन केस गवर्नमेंट कर्मचारी यदि नहीं रहता है तो वो भी मतलब उसकी फैमिली का मिनिमम 10,000 कर ही रही है, तो ये भी एक बेनिफिशियल है। इससे पहले वाली स्कीम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। फिक्स्ड पे आउट जो आपको मिलेगा, जो पहले मार्केट बेस्ड रिस्क था वो गवर्नमेंट ने कवर करने का प्रयास किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कई कर्मचारियों को इससे रिस्क फैक्टर था कि वो कवर करने का प्रयास किया और अब उनको एक फिक्स्ड पे आउट मिलेगा जो कि, और प्लस डीए भी मिलेगा, उसमें कवर होगा। तो मार्केट ड्रिवन जो इन्फ्लेशन है उसको भी कवर किया जाए। ये मेन इसमें पॉइंट है वो यही कवर किया गया कि जो पहले एनपीएस में जो रिस्क फैक्टर को कवर नहीं किया गया था इसमें उसको कवर किया गया है। और इसमें गारंटीड अश्योर्ड पेंशन है जो कि क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से रहेगी। अगर 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस है तो आप लास्ट 12 मंथ का बेसिक पे उसके एवरेज का
50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और अगर उससे कम क्वालिफाइंग सर्विस है तो 10 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद उसके प्रोपोर्शनेट में पेंशनर्स को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। ये एक बहुप्रतीक्षित एक योजना थी जिस पर केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें जमी हुई थी और एनपीएस में सुधार की आवश्यकता थी और सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। सभी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन अब मिल सकेगी और ये उनके न केवल मोराल को बूस्ट करेगा बल्कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद के समय को सुरक्षित भी करेगा आर्थिक रूप से। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इसके आने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और हो भी क्यों ना हो, बहुत एक निराशा रहती थी कि रिटायरमेंट के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा का क्या होगा, लेकिन अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद सरकार ने सारी निराशाओं को दूर कर दिया और सभी केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया, वे अब बहुत खुश हैं और वे जानते हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद वो एक सम्मानजनक और वित्तीय रूप से सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। Perhaps it's better for the employees because according to old NPS scheme which was there earlier, the employees felt that it's not secure for their future. So perhaps at least something they will get, it will be better for them. सरकार ने जो घोषणा की है यूपीएस से वो बहुत अच्छी सराहनीय योग्य है और जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने जा रही है ये एनपीएस के लिए भी सही है और आने वाले के लिए भी सही है। मैं इसके लिए सराहना करता हूँ। सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया इससे बहुत सारे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और आने वाले जो न्यू रिक्रूटी है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो पुराने कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर हो रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये सरकार की तरफ से बहुत सराहनीय कदम है। तो कुल मिलाकर यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में काफी कुछ उत्साह है। विनीत जी, आपने देखा कर्मचारियों में किस तरीके का उत्साह है? बिल्कुल उत्साह तो है, लेकिन उनका कहना है कि उनका मोराल काफी अप हो चुका है। जो मोराल डाउन था, जो रिस्क फैक्टर था, अब वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। कर्मचारी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे उनको समझ में आएगा, इसके लाभ उनको पता लगेगा। तो अब हम जो ओपीएस की अगर बात करें तो ओपीएस तो अब जैसा कि अब एनपीएस जो हमको मिला हुआ था उसको देखते हुए तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है बहुत बेटर है जी। ठीक है, ओपीएस नहीं मिला लेकिन उससे बेटर अवस्था में तो हम आए हैं जी। और उसमें और सुधार होंगे तो और अच्छा लाभ कर्मचारी को मिलेगा जी। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, उसमें जो भी कमियां होंगी उसको दूर करवाने के काम करेंगे। ये सतत जो है हमारा प्रोसेस जो है, हाँ, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। उसके लिए हम लड़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे उसमें। मनीष जी, जैसा कर्मचारियों का कहना है कि बिल्कुल खुश है और उनको एक तरीके से गारंटी मिल गई एक तरीके से। देखिए, निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिहाज से तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ठीक है, ओपीएस नहीं है बट ओपीएस से एनपीएस एक वर्स्ट स्थिति थी और एनपीएस से बेटर एक स्थिति यूपीएस में आई है। और चूंकि कंट्रीब्यूशन है, उनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन है प्लस सरकार का भी है अपनी तरफ से, तो दोनों का मिक्स है। तो निश्चित रूप से एक बेटर ऑप्शन है एनपीएस के मुकाबले। ओपीएस जैसा तो नहीं है बट एनपीएस के मुकाबले एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, जो भी कर्मचारी मान लीजिए इसका विरोध भी कहीं है किसी भी तरह का, अलग अलग सेक्शंस हैं बहुत सारे। मैं मानता हूं कि 23 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं और 90 लाख कर्मचारी मान लीजिए सब कुछ जोड़ जाड़ करके जो विरोध करे उनका शुरू से मांग थी वो एक अलग तरह का। मैं उसी पे वो पॉलिटिकल भी है और दूसरी तरफ मैं एक दूसरा एस्पेक्ट पे भी जाना चाहता हूँ कि 90 लाख कर्मचारियों के साथ यदि हम 5 लोगों का परिवार जोड़ते हैं तो करीब 4.5 करोड़ लोग होते हैं। बिल्कुल, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो बाकी 135 करोड़ लोगों के बारे में भी मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कर्मचारियों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। आज ही एक न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि करीबन 100 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी सैलरीज 25,000 से या 20,000 या 30,000 के आसपास है। उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास कोई पेंशन नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वो कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों का जो भी वर्ग इसका विरोध करता है या ओपीएस पे जाना चाहता है, मुझे लगता है शायद उनको सोचना चाहिए कि देश और समाज में जो बाकी लोग रह रहे हैं, जो 135 करोड़ लोग हैं, आपका 5 करोड़ लोग आप हैं, जो 135 करोड़ लोग हैं, कम से कम उनके बारे में भी सोचिए कि सरकार सिर्फ आपको नहीं दे सकती है। जो आंकड़े बताते हैं सरकार के, मैं राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों स्टोरी जब की, 26,000 करोड़ रुपए इस समय सरकार दे रही है पेंशन के नाम पे।
स्टेट का राजस्थान का है जी 26,000। और जो एस्टिमेट किया है, जो FRBM डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, वो एस्टिमेट ये कर रहा है कि 2035-36 तक ये 35,000 करोड़ 36,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाए जी। अब आप सोचिए, और ये सिर्फ राजस्थान उन प्रदेशों में सिर्फ एक स्टेट की बात, एक स्टेट है, और राजस्थान उन प्रदेशों में जहां सभी OPS में है जी। मतलब एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिछली सरकार करके गई कि सबको OPS में डाल के चली गई है। अब यदि वापस इसको कर पाना मौजूदा सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि OPS से जब आप UPS में लेके आएंगे तो निश्चित रूप से विरोध सामने आएगा जी। तो मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना चाहिए, जितने भी कर्मचारी यूनियन जो इसको लेकर के काम करेंगे, सिर्फ OPS ही हम लाएंगे, मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि 23% गवर्नमेंट टैक्सेस का या 25% गवर्नमेंट टैक्सेस का सिर्फ पेंशन में जा रहा है, तो फिर कैसे बाकी सब चीजें हो पाएंगी। तो उस बारे में भी मुझे लगता है ये वाकई सोचने वाली बात है। मैडम, जैसा मनीष जी ने मुद्दा उठाया कि जो प्राइवेट 135 करोड़ जो जनसंख्या है, उसमें भी अधिकांश लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका क्या? देखिए, अगर टोटल हम वर्कफोर्स की बात करें तो सिर्फ 10% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसको पेंशन मिल सकती है, पेंशन का लाभ मिल सकता है। 90% लेबर फोर्स तो अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसमें पेंशन तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए तो जॉब सिक्योरिटी एक इशू है, उनके लिए वर्तमान का ही अपने आप में वर्तमान का ही नहीं है पता उसमें, और वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब उनको ये नहीं पता है कि हम 2 महीने बाद 1 महीने बाद हम ये जॉब में भी होंगे या नहीं होंगे। मिनिमम वेजेस के अपने इश्यूज हैं, कितने जगहों पे मिनिमम वेज तक नहीं मिल रहा है, तो पेंशन बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। तो इस सेक्टर को और इस इशू को एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हम एक छोटे से सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, सिर्फ उनको हम ये पेंशन की बात कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो 90% लेबर फोर्स है वो अभी अनएड्रेस्ड है। तो जबकि हम विदेशों की बात करें तो वहां पे जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो सबको कवर करता है। हमारे यहाँ पर वो चीज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं वहां पर, तो वो सारी चीज जब हम नहीं दे पाते हैं तो जो डिग्निफाइड लाइफ की हम बात कर रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो डिग्निफाइड लाइफ के हकदार तो सभी जी, तो उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। जी विनीत जी, जैसा मैडम और मनीष जी बता रहे हैं कि जो देश की जो अधिकांश पॉपुलेशन है उसमें से अधिकतर लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आप एक बेहतर भविष्य के लिए सोच रहे हैं, इसलिए OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि UPS मिला हुआ है, और दूसरों के लिए वर्तमान के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके सामने सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी जो है जब सरकार में जॉब ज्वाइन करता है, पूरी जिंदगी का पूरा 30 साल 35 साल अपना उसमें खपाता है, तो उसको भी एक रिटायरमेंट के बाद में एक बेटर लाइफ चाहिए। तो स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए तो UPS लागू किया है। तो UPS आया है तो खुशी की बात है, अच्छी बात है UPS आना, हम कह रहे हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ कमियां हैं जो उनको दूर होना जरूरी है। हमारा उसके लिए कंसर्न है अभी। अब धीरे धीरे अब जब रूल्स आएंगे इसके सब पढ़ेंगे जी। अभी तो जो हमको पता लग रहा है जो इसके अंदर कमियां है उसको निकालने के लिए कैसे इसको कमियां वो इसलिए दिखाई दे रही है कि UPS को OPS से कंपेयर किया जा रहा है। बेटर है वो इसलिए कि कर्मचारी NPS को UPS से कंपेयर किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो मैं जिस यूनियन से काम कर रहा हूँ, जिस यूनियन से मैं बिलोंग करता हूँ, वो यूनियन रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन है, और हम बिल्कुल अराजनीतिक है। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी यूनियन रेलवे में दूसरी पार्टी की है, लेकिन और दूसरी यूनियन से सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से है। हमारी एकमात्र यूनियन ऐसी है जो देश के अंदर अराजनीतिक है। हम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हैं। हम किसी सरकार की तारीफ भी नहीं कर रहे, कोई बुराई भी नहीं कर रहे, दोनों चीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बार पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप लिया, ये मेरे 35 साल की नौकरी में रेलवे में देखा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी प्रधानमंत्री ने ट्रेड यूनियन लीडर्स को बुला के बात किया हो। पहली बार ये जो है हमको देखने को मिला। वित्त मंत्री बात करते थे, रेल मंत्री बात करते, दूसरे मिनिस्टर बात करते, लेकिन प्रधानमंत्री का बुला के बात करना और वो उस स्कीम को लेके जो कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है उसको लेके बात करना एक बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जो कमियां हैं वो दूर होंगी जितना हमको। अगर 10 के स्केल पे हम बात करें, अगर OPS को हम 10 पर रखते हैं तो NPS 2 पर और UPS 8 पर रहेगा। अच्छा, इतना फर्क है दोनों के बीच में, इतना फर्क है। हम ये इससे समझ सकते हैं कि NPS के ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट है UPS। हम 2 से 8 पर पहुंच गए हैं। ये स्कीम लाने के लिए सरकार ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ये स्कीम आई, आपको पता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2023 में गारंटेड पेंशन स्कीम NPS के अंदर इंट्रोड्यूस किया।
उन्होंने आंध्र प्रदेश पेंशन गारंटी स्कीम के नाम से स्कीम लाए, उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि 50% जो है हम एश्योर्ड कर्मचारियों को पेंशन देंगे जी। लेकिन इससे भी बढ़ के इसमें प्रावधान जो किया है, जैसे 10% जो उसका एवरी 6 मंथ 1/10 ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, उसको लमसम पेमेंट मिलेगा। 30 साल की नौकरी पे 6 महीने की इसको लमसम पेमेंट मिलेगा। ये प्रावधान आंध्र प्रदेश में नहीं है जी। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये प्रावधान है जी। तो ये जो प्रावधान इसमें यूनिफाइड में इसको और इन्होंने और अच्छा किया, आंध्र प्रदेश की स्कीम को बढ़ा के बेस उन्होंने वही लिया, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट हुआ और वो लगातार जो नेगोशिएशंस हुए हैं जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ में, जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उनके साथ में जो लगातार नेगोशिएशंस हुए हैं, उसको लेके ध्यान में रखते हुए ये सब इंप्रूवमेंट इसमें हुआ है और आगे भी इंप्रूवमेंट होंगे। सरकार ने सारे बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद में, सोचने के बाद में ही ये डिसीजन लिया है। मनीष जी, जैसा विनीत जी बता रहे हैं कि सारे ट्रेड यूनियन से मिलकर यूपीएस पे चर्चा करने के बाद में यूपीएस को लाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि अब मतलब कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रश्न उठेगा? क्योंकि जब ट्रेड यूनियन से पहले ही बातचीत हो चुकी है, जैसा विनीत जी ने कहा कि अब तक जितनी भी पेंशन स्कीम लागू की गई उसमें किसी यूनियन से पूछा नहीं गया, तो ये तो इनके सुझाव के ऊपर ही आधारित है। देखिए, कर्मचारी यूनियन की एक बहुत अलग, बहुत एक पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक फौज है, अलग अलग, सबके अपने अपनी राजनीतिक विचारधाराएं भी हैं, सबके अपने अपने एफिलिएशंस भी हैं। किसी एक के साथ आपकी बात हो जाती है तो दूसरा निश्चित रूप से उसका विरोध करेगा ही करेगा। पॉलिटिकल जो है वो भी अपनी एक अलग तरह की विचारधारा पूरी चलती है। जैसे कांग्रेस ने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इसको लागू किया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जहाँ भी। अब वो जो है ओपीएस पर अभी अपना पूरा कंसंट्रेट किए हुए हैं, तो उनके पॉलिटिकल बैकिंग भी वहां चलेगी। लेकिन जिन राज्यों में लागू किया है उनमें जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीबन 40% से ज्यादा इसमें खर्च हो रहा है। इस वजह से किसी और विकास कार्य में पैसे नहीं लग रहे हैं। फिर वो केंद्र का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमें फिर से अमाउंट जारी किया जाए। लागू करने की घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ। आपको जो उसमें गवर्नमेंट का ये था, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया, हिमाचल ने किया कि ये जो पैसा कर्मचारियों का वहां जमा है पीएफआरडी के पास में, वो पैसा हमको दे दिया जाए। वो पीएफआरडी ने देने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनकी जो रूल है कि 60 इयर्स की कर्मचारी की एज होगी तो कर्मचारी के अकाउंट में आया, सरकार को कैसे पैसा था और बड़ी घोषणा थी। ये खाली घोषणा हुई है, बाकी इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन में देखिए समय भी था, 2004 के बाद जो कर्मचारी होगा रिटायर 2030 के बाद होगा, तो आप तो करके चले गए जी। 2030 के बाद या 2035 के बाद जो सरकार आएगी उसको बाहर करना था। आपने तो एक बार पॉलिटिकल गेन जो आपको करना था वो आपने कर लिया कि चलो हमको एक पॉपुलिस्टिक घोषणा करनी थी, आपने कर दी। पर अल्टीमेटली जो 2030 के बाद या 2035 के बाद जब बाहर जो उस समय जो गवर्नमेंट होती उस पर आता, तो वो मुझे लगता है कि शायद सोचना चाहिए था। तो जो विरोध आएगा, आप सबको खुश नहीं कर सकते। लोकतंत्र के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई भी, सबके अपने अपने विचार रहेंगे, लेकिन एक यदि लार्जर स्केल पर और रेलवेज की एम्प्लॉयज, यदि क्योंकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयज का फेडरेशन है, यदि कहीं ना कहीं इस पर संतुष्ट है, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा दिक्कत इसको रोल आउट करने में नहीं आएगी। और रेलवे के अंदर 14.5 लाख पेंशनर्स हैं और कर्मचारी 13 लाख हैं, तो आप अंदाजा लगाइए पेंशनर किस तरीके से बढ़ रहा है जी। आज हम राजस्थान रोडवेज का, आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि उनको पेंशन और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स ही जो है राजस्थान रोडवेज नहीं दे पा रही है जी। कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, उनको पेंशन जो है 3-3, 4-4 महीने लेट मिल रही है। तो ये हाल स्टेट गवर्नमेंट में अधिकतर जगह हो रहा है, हर एक स्टेट के लगभग। बहुत छोटी यूनिट है राजस्थान यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके टोटल बजट का 1/3 सिर्फ पेंशन पे जाता है। बोलिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही सिर्फ बात करी जाए हाँ, तो सिर्फ इतना, तो क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। 150 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में हर साल दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, 2600 करोड़ के आसपास राजस्थान सरकार दे रही है। आप सिर्फ पेंशन जी 2600 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार दे रही है, सिर्फ पेंशन 26,000 शायद नहीं, 2600 करोड़ 26। तो कुल मिलाकर मैडम, लगातार ये पहले मांग चल रही थी कि ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो। अब यूपीएस आया तो यूपीएस में भी कुछ न कुछ कर्मचारी बता रहे हैं कि भाई वो मुद्दे उठा रहे हैं कि उसमें ये सुधार करो। तो सरकार ने तो समय काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि आज से 30 साल बाद क्या होगा, लेकिन सरकार तो बीच वाला रास्ता निकाल कर लेकर आई है। 30 साल हो या 40 साल हो या 50 साल हो, ये जो सिस्टम है यही लागू रहे तो सबके लिए हितकर होगा। देखिए, बहुत वाइड डिस्कशंस के बाद में जिस कंक्लूजन पर पहुंची है, और इसमें एक्सपर्ट्स की टीम और जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, यूनियंस हैं, वो सब इसमें शामिल रही हैं। और मुझे लगता है कि सारे इसके एस्पेक्ट्स पर बहुत गहन चिंतन के बाद में इस पर पहुंचा गया है। तो
क्योंकि सरकार को बैलेंस भी करना है, अपनी वित्तीय स्थिति भी देखनी है, डेवलपमेंट के भी काम करने हैं और पॉलिटिकल जो अपने एजेंडाज हैं उनको भी फुलफिल करना है। तो ये एक मध्यम मार्ग निकाला गया है और मुझे लगता है कि बहुत ही बैलेंस्ड एक अप्रोच है। जी मनीष जी, कहीं ना कहीं हर परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा का रहता है कि उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस दिशा में भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया। जैसे कि अभी अधिकारियों ने हमारे से बातचीत करते हुए कहा था कि उनके दिमाग में हर वक्त नौकरी करते वक्त एक ही ख्याल दिमाग में रहता था कि उनके रहते हुए या उनके बाद में उनके परिवार का क्या होगा। तो पेंशन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बराबर भूमिका निभा रही है। देखिए, पेंशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मतलब वो कर्मचारियों के साथ तो चूंकि जुड़ गया, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे, तो कर्मचारियों के साथ जुड़ गया। बाहर के देशों में जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर उस ढंग से पेंशन को कर्मचारियों के साथ जोड़ करने के नहीं देखा जाता। वहाँ एक सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, पेंशन सबके लिए है। राजस्थान में भी या देश में भी हम बात करते हैं तो चाहे विडोज हों, चाहे दिव्यांग हो, चाहे सबके लिए अलग अलग कैटेगरी में पेंशन सिस्टम है। बिल्कुल। तो बेसिकली जो पेंशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए या कमाने के लिए, तो एक सहारा आपको चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा भी हो। तो वो बेसिक कंसेप्ट सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और फैमिली पेंशन या पेंशन, मुझे लगता है कि शायद उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि जब आप एक वर्किंग फोर्स नहीं है, जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जब आप समाज में उस ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जब आप इकोनॉमी में उस ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जैसे अब तक आप करते आए थे, तो फिर आपकी जरूरतें कुछ दूसरी तरह की हैं और उनको सरकार कहीं ना कहीं एड्रेस करेगी अपनी तरफ से कुछ दे करके पेंशन के जरिए। तो पेंशन जो है बेसिकली उसका जो कंसेप्ट है वो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है। और जो भी कुछ आज तक सोचा गया है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोचा भी जाता है आमतौर पे कि ठीक है, जब आप एक वर्किंग फोर्स का हिस्सा नहीं है तो आपकी कैसे देखभाल की जाए, क्योंकि आप सिस्टम में तो हैं, अब आप उस ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं लेकिन सिस्टम में तो हैं। तो सिस्टम में यदि आप हैं तो आपको आपकी जरूरतें भी हैं और आपकी आवश्यकताएं जो हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। तो वही शायद पेंशन का एक बेसिक सिस्टम है और उसी को यूपीएस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसी दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम है यूपीएस। मैडम, फाइनल अंतिम प्रश्न आपसे, यूपीएस के दूरगामी परिणाम किस तरीके से देखते हैं? दूरगामी परिणाम को दो तरीके से देखना चाहेंगे। जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बल्ले बल्ले है, उनको जो चिंतन था, हमेशा के लिए एक चिंता का विषय था, मैंने तो हमारे यहाँ पर देखा जो एकदम यंग एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत खुश हैं कि अब हमें पेंशन मिल गई है, तो वो बहुत खुश हैं। और जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक इशू बन रहा था, एम्प्लॉय मतलब सरकार की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा ये प्रश्न बन गया था। जब भी ये इलेक्शंस आते हैं तो मुद्दा बन रहा था, तो उन्होंने भी इसको एड्रेस किया है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच। जी, कुल मिलाकर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों का जो उम्मीदों का सूरज है वो अब निकल चुका है और यूपीएस के रूप में जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है वो एक उम्मीदों के नए सूरज के रूप में उदय हो। आप सभी इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतने अच्छे से अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। डीडी राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।